pharmohub.pk. Hello everyone, welcome to another video, Pharmacist in Abroad. Okay, so today we will talk about German pharmacist, how we can aspire our career in Germany when we are registered pharmacist in Pakistan. Overview is very simple. जर्मनी में बहुत सिंप्लीफाइड स्टेप्स हैं, सीधे सीधे 3 स्टेप्स हैं, 1 2 3 आपने, उसके बाद आप फार्मासिस्ट हो। अर्निंग भी अच्छी है और चीज़ें भी अच्छी हैं, लेकिन उन 3 स्टेप्स को करना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो जर्मन लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मन लैंग्वेज में जो फार्मासिस्ट का लाइसेंस है उसको एप्रोबेशन कहते हैं, जो आपको अलाउ करता है टू प्रैक्टिस एज अ फार्मासिस्ट इन जर्मनी। उसके बाद जो है आपकी जब ये अप्रोबेशन मिल जाती है, इसके बाद आप एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं जर्मनी में। अब इसको कैसे लेना है और किस तरह से क्वालिफाई करना है वी विल सी इन द कमिंग स्लाइड्स। कंटेंट्स की बात करें तो सीधी सीधी 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 इज़ इंडिविजुअल रिकग्निशन प्रोसेस, देन जर्मन लैंग्वेज स्किल्स एंड देन एप्रोबेशन के लाइसेंस के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। अब एक एक करके इन तीनों पे बात कर लेते हैं। अगर स्टार्ट करें इंडिविजुअल रिकग्निशन प्रोसेस से, IRP, इसमें जो है बेसिकली इसको कहते हैं कि आपने जो आपकी डिग्रीज़ है ना उनको क्वालिफाई करवाना है जर्मन से कि यस मेरी डिग्रीज़ इक्विवेलेंट है। अब इसमें 2 डिफरेंट स्टेप्स आ जाते हैं आगे। एक तो वो कंट्रीज़ जिनकी डिग्री जो है वो डायरेक्टली एप्लीकेबल है जर्मन में, जिनमें नॉर्वे भी आ जाता है, डेनमार्क आ जाता है, स्विट्ज़रलैंड आ जाता है, UK आ जाता है, US आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। इनकी जो फार्मेसी की डिग्रीज़ हैं वो डायरेक्टली जर्मन में भी एप्लीकेबल हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिस तरह से हमारी कंट्री है, इंडिया है, पाकिस्तान है, इनकी डिग्रीज़ डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है। वो ये कहते हैं कि आपने, इसकी शर्त ये है कि आपने 5 साल की डिग्री की हो जिसमें से 6 महीने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। हमारी बहुत सी 90% यूनिवर्सिटीज़ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। कहते हैं कि फाइनल ईयर में आपको 6 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसको राउंड्स भी कहते हैं, वो करवाएंगे, लेकिन क्लिनिकल राउंड्स नहीं करवाए जाते। और अगर करवाए भी जाएँ तो उसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं दिया जाता। तो लेकिन अगर किसी यूनिवर्सिटी ने करवाए हो तो सर्टिफिकेट तो बनवाना कोई बड़ा मसला नहीं, यूनिवर्सिटी बना देती है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट इस करवाते ही नहीं है। और अगर किसी ने करवाए भी हैं तो जो हमारा सिलेबस है वो स्लाइटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द जर्मन सिलेबस। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 19-20 का ही फ़र्क है। इसलिए अब हमें क्या करना पड़ता है कि हमें एक ओरल टेस्ट देना पड़ता है जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। वो 1 घंटे का टेस्ट होता है, 1 दिन कंडक्ट हो जाता है, एंड दैट इज़ ओरल टेस्ट। अब ये थी 2 चीज़ें। अगर तो आपकी डिग्री डायरेक्टली एप्लीकेबल है तो आपका ये प्रोसेस विद इन डेज़ कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर डिग्री डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है देन आपको एक ओरल टेस्ट देना पड़ेगा। अब इसमें अप्लाई करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अच्छा, एक होता है नोटराइजेशन। उसको ये कहते हैं कि आपकी जितनी भी डिग्रीज़ होती है ना, आपने उनको जर्मन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाना होता है। लाहौर में और दूसरे इस्लामाबाद में, कराची में, बड़े बड़े शहरों में वो ट्रांसलेटर्स अवेलेबल हैं जो कि आपकी डिग्रीज़ को जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं। इसको नोटराइजेशन कहते हैं। आपने अपनी डिग्रीज लाजमी जो है वो नोटराइज करवानी होती हैं। जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिनमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आ जाएगा, आपका पासपोर्ट या CNI से आ जाएगा। देन आपकी जो ट्रेनिंग आपने की, एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस को पूरी दुनिया में प्रेफर किया जाता है। जब आप पोस्ट ग्रेजुएट की बात करते हैं ना, तब वर्क एक्सपीरियंस आपका काउंट होता है। क्यों? क्योंकि आपने आगे मज़ीद पढ़ने नहीं जा रहे हो, अब आप आगे वर्क करने जा रहे हो। तो अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होगा तो आपके लिए पॉजिटिव चीज़ होती है। और कहते ही हैं कि मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, लेकिन कहीं भी ये लिखा नहीं हुआ। अगर हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ कोई बड़ा मसला नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आगे बात कर लेते हैं कि बाकी सारी चीज़ें वही जैसा लिखा भी हुआ है, एविडेंस ऑफ मीनिंगफुल वर्क एक्सपीरियंस अगर रिक्वायर्ड हुआ, इफ़ रिक्वायर्ड, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपने किया हुआ है तो कोई एक्सपीरियंस है आपका, तो फिर आपको एक्सपीरियंस लेटर साथ लगाना है, जो भी आपके एम्प्लॉय की तरफ से आपको मिलेगा। ये सारी चीज़ें लगा के आपने डॉक्यूमेंट सेंड कर देने हैं। अब ये प्रोसीजर सबके लिए सेम है, पाकिस्तान के लिए भी, ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए भी। इस प्रोसीजर के बाद जो है वो इनकी जो अथॉरिटी है वो बताएगी कि वेदर वी आर एबल टू वर्क एज अ फार्मासिस्ट और वी आर नॉट। तो जनरली स्पीकिंग वी आर नॉट। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने टेस्ट के लिए फॉर्म फिल कर देना है। वो जनरल टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट कोई मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है। जनरल फार्मेसी नॉलेज होता है, कैलकुलेशंस के कुछ न्यूमेरिकल्स पूछ लेंगे, बाकी कुछ बेसिक्स पूछ लेंगे, हाउ टू फिल प्रेस्क्रिप्शन, कंपाउंडिंग, ये वो सारी चीज़ें जो 3rd ईयर की फार्मास्यूटिक्स है वही सारी मेजरली पूछी जाती है।
1 घंटे का एग्ज़ाम होता है, एक ही दिन में हो जाता है। अब आगे आ जाता है जर्मन लैंग्वेज टेस्ट। अब यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई कि इंडिविजुअल रिकग्निशन प्रोसेस क्या है। अब चूँकि हमें पहले से पता है कि वी आर नॉट एलिजिबल, हमें टेस्ट देना ही देना है, तो अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो लैंग्वेज पहले शुरू कर लेते हैं। दैट इज़ आल्सो फेयर अप्रोच, अच्छी अप्रोच है। लेकिन कहीं भी ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने पहले लैंग्वेज करनी है, बाद में आपने अप्लाई करना है। ठीक है, कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आप अप्लाई पहले कर देते हो, लैंग्वेज ड्यूरिंग द प्रोसेस होती है। अब लैंग्वेज के ना, जर्मन लैंग्वेज के 3 मॉड्यूल्स होते हैं, लेवल्स भी उनको कह सकते हो, ए बी सी। ए जो है वो बिल्कुल बेसिक है, जो कि सिर्फ वो है जिस तरह नेम ऑफ जो है वो कह लें आप, कलर्स और डेज, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना वो बेसिक में आती हैं। जिस तरह मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को जर्मन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। देन आती है B1 B2। अब ए और बी ये दोनों आप पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, किसी भी अपने होम कंट्री में रह के कर सकते हो, एप्लीकेबल होती है। लेकिन टू वर्क एज अ फार्मासिस्ट और टू वर्क एज अ डॉक्टर और टू वर्क एज अ फिजियोथेरेपिस्ट और टू वर्क एज एन एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर, आपको सी लेवल आना चाहिए। सी लेवल जो है उसको कहते हैं मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन का लेवल होता है सी। अब सी लेवल में इशू ये होता है कि वो कहते हैं कि सी लेवल आप जर्मनी आ कर दोगे, तो फिर करना क्या पड़ता है कि B2 का सर्टिफिकेट आप पाकिस्तान से लेते हो, देन यू मूव टू द जर्मनी। और वहाँ पे क्या होता है कि 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है लैंग्वेज का। उसमें क्या करते हैं कि आपके साथ 20 मिनट की सिमुलेशन डिस्कशन होती है, एक पेशेंट बन जाता है, आप फार्मासिस्ट होते हो, आपने उसको गाइड करना होता है कि क्या आपने लेना है क्या नहीं लेना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका फार्मेसी नॉलेज इसमें नहीं टेस्ट हो रहा होता, आप उसे क्या गाइड कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उनकी कंसर्न नहीं है, आप बोल ठीक रहे हो जर्मन, दैट्स इट। आप उसको कुछ मर्जी कह दो, कोई साइड इफ़ेक्ट कोई चीज़ वो आपको आपके फार्मेसी नॉलेज पे जज नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट जजिंग यू ऑन योर लैंग्वेज स्किल्स कि आपकी वो कैब कितनी है, ठीक है। देन जो है उसके बाद एक उन्होंने परफॉर्मेंस का फार्मेसी रिलेटेड जो है ना वो चीज़ें, जिस तरह आपने अपनी वो प्रेस्क्रिप्शन फिल करनी है, आपने लेबल बनाने हैं, इस तरह की रिटर्न चीज़ें जो है ना वो होती हैं। उसके बाद जो लास्टली है वो आ जाता है कि डिस्कशन आपकी, कि आपने केस प्रेजेंट करना होता है आइदर टू अनदर फार्मासिस्ट, आइदर टू अ फिजिशियन और टू डेंटिस्ट और टू फिजियोथेरेपिस्ट और एनी अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं, पहली पेशेंट के साथ इंटरेक्शन, दूसरी आपने जो है वो रिटर्न जो परफॉर्मेंस है उसकी 1-2 चीज़ें होंगी, फिर आपकी अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ इंटरेक्शन। अब इसमें अगर प्रोसीजर को दोबारा से स्केजुलाइज करें तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपने जिस दिन जर्मनी का सोचा है उसी दिन A1 क्लियर करो, बड़े आराम से हो जाती है। फिर 6 महीने इधर लैंग्वेज में लगाओ, B2 आपका इजीली मिल जाता है सर्टिफिकेट, बहुत इजीली 6 महीने से पहले ही मिल जाता है, 3 महीनों में सीख जाता है बंदा। तब तक साथ अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोसेस करवा लो, ठीक है। अब 6 महीनों के अंदर अंदर आपकी B2 लैंग्वेज भी रेडी है और आपके डॉक्यूमेंट्स भी रेडी हैं, जो कि वो आपको कह देंगे कि आपका एग्ज़ाम हम लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप एलिजिबल नहीं है प्रैक्टिस करने के, आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब आपने लैंग्वेज भी क्लियर कर ली है, अब लेसन्स किस तरह से लेना है। अच्छा, ये स्टेप्स को ना हर एक को अपने मुताबिक लेके चलना पड़ता है, बट मैं सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जर्मनी का सोचना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। सोच लिया तो अब क्या करना है, आप लैंग्वेज शुरू कर देनी है। जैसे ही B2 का सर्टिफिकेट मिलेगा तब तक आपने मीनवाइल उसी टाइम के दौरान अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई कर देना है, नोटराइज करवा के उनको अप्लाई कर दिया, डिसीजन आ गया कि आपने टेस्ट देना है। अब आपने B2 लैंग्वेज भी करके रख ली है, अब आपने टेस्ट भी करके रख लिया है। अब क्या करना है, इस स्लाइड पे मैं बाद में आता हूँ, आप पहले इस स्लाइड पे आते हैं। लैंग्वेज हो गई है, B2 सर्टिफिकेट मिल गया, अब सी करनी है आगे, वो जर्मनी जाके ही हो सकती है, ठीक है। अब हमारे पास पाकिस्तान में करने को कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। इमिग्रेशन में 2 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 इज़ के आइदर आप स्टूडेंट डिग्री में अप्लाई कर दो, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि किसी भी स्टूडेंट प्रोग्राम में अप्लाई कर देते हैं, मास्टर ऑफ फार्मेसी, आइदर फार्मास्यूटिकल साइंसेज कोई भी उठा लेते हैं, फिर वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके साथ जो है वो लैंग्वेज का सी वाला देते हैं लेवल। जब वो क्लियर हो जाता है उसके बाद जो है वो ओरल टेस्ट देते हैं, जो एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है फार्मेसी का। तो एक रूट तो ये है। दूसरा रूट ये है कि आप लैंग्वेज में ही एडमिशन लेके चले जाओ, ये भी कुछ स्टूडेंट्स करते हैं कि आपने लैंग्वेज में ही एडमिशन ले लेना। बहुत से उधर कॉलेजेस, स्कूल्स, अकेडमीज़
और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको लैंग्वेज में डायरेक्ट एडमिशन देती हैं। अदरवाइज़ कुछ जो मेडिकल के लोग होते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट वगैरह के, इस तरह के एमएससी इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इस तरह के कोर्स उठा के जर्मनी चले जाते हैं। वो कोर्सेज मास्टर्स की पूरी दुनिया में क्लास सिर्फ 2 दिन होती है, तो वो क्या करते हैं कि 2 दिन उस क्लास के साथ बाकी के दिनों में अपनी लैंग्वेज की क्लासेस लेते रहते हैं साथ साथ। जैसे ही 6 महीने के बाद उनकी लैंग्वेज इस काबिल हो जाती है कि वो सी जो लैंग्वेज का टेस्ट दे सकें, वो अपना रूट स्विच कर लेते हैं, फार्मेसी साइड पे चले जाते हैं। अब ये एक चीज़ हो गई। दूसरा एक ऑप्शन ये भी है, लेकिन ये बहुत बहुत लीस्ट चांसेस हैं कि इस पर आपको वीज़ा मिलेगा। वो ये ऑप्शन है कि आप जो है डायरेक्टली अप्लाई कर दो रिकग्निशन की बेस पे। जो भी आपको उन्होंने लेटर भेजा कि ठीक है आपके डॉक्यूमेंट्स रिकग्नाइज्ड हैं, लेकिन आपको मज़ीद एक टेस्ट देना पड़ेगा, इसकी बेस पे आप जो है वीज़ा के लिए अप्लाई कर दो, तो आपको वो वीज़ा मिल जाता है। फार्मासिस्ट का वीज़ा ही मिलता है, लेकिन उसमें आप सारी फार्मासिस्ट की ड्यूटीज़ नहीं कर सकते, शेडो वर्किंग करते हो। जिस तरह एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन आप काम कर रहे होते हो, तो उस पीरियड के दौरान आपने अपने लैंग्वेज क्लियर करनी है, आपने अपना टेस्ट क्लियर करना है, और फिर फुल टाइम फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर देना है। ये 2 वीज़ा रूट हैं, लेकिन ये जो दूसरे वाले हैं ये बहुत लेस एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि हर कोई यही करना चाहता है, और एम्बेसी जो है वो इस पर जल्दी वीज़ा ऑफ़र नहीं करती। अब आ जाते हैं कि आपने लैंग्वेज क्लियर कर ली, आपने टेस्ट भी क्लियर कर लिया। टेस्ट तो बहुत आसान है, मतलब इतना मुश्किल नहीं होता। जो लोग नॉर्वे गए हैं सेम वही नॉर्वे वाला ही, ऊपर नीचे 19-20 का फ़र्क होता है। एंड यस, अगर आपने नॉर्वे का क्लियर किया हुआ है टेस्ट, तो आप जर्मनी में भी प्रैक्टिस कर सकते हो उसी टेस्ट की बेस पे। डेनमार्क का क्लियर किया हो तो उसकी बेस पे जर्मनी में भी कर सकते हो। अब आगे बात की, टेस्ट आपने क्लियर कर लिए दोनों, लैंग्वेज भी कर लिया, और आपने अपना ओरल या एप्टीट्यूड टेस्ट भी कर लिया। अब आप क्या करोगे? अब आपने स्टेट चूज़ करनी है। आइदर यू विल बी वर्किंग इन बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, या किसी और स्टेट में। अब हर स्टेट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ स्टेट्स ये रिक्वायर करती हैं कि आपने टेस्ट क्लियर करने के बाद 6 महीने की इंटर्नशिप करनी है, आपने अपनी वो इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है। कुछ स्टेट्स कहती हैं 1 साल की इंटर्नशिप करनी है, कुछ कहती हैं 56 वीक्स की। तो इट ऑल डिपेंड्स स्टेट टू स्टेट। अब आपकी स्टेट ने जो भी आपको जो है शर्तें शायद लागू की हैं आप पे, आपने वो कंप्लीट करनी है। अब इस दौरान जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है ना, तो आपको 2 साल का टेम्प्रेरी फार्मासिस्ट का मिल जाता है लाइसेंस। उसमें क्या होता है कि उसमें आप अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट काम करते रहते हो, और देख लेते हो मैंने किस स्टेट में जाना है। तो जिस तरह अगर स्टेट की रिक्वायरमेंट 1 ईयर है, तो 1 ईयर की इंटर्नशिप करते हो अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट। 1 ईयर के बाद आप उस स्टेट में अप्लाई कर देते हो, और आपकी जॉब हो जाती है एज अ फार्मासिस्ट। तो दिस वाज होल प्रोसीजर फॉर जर्मनी। जर्मनी जाना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, खर्चा भी नहीं है। और अगर बात कर लें हम स्कोप की, तो हाईली पेड जो है फार्मासिस्ट वो दुनिया में जर्मन फार्मासिस्ट हैं, क्योंकि वहाँ पे केमिस्ट और फार्मासिस्ट ये 2 भी मेन लोग हैं जो कि हर टाइम इन डिमांड रहते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर जर्मनी जाना इस कदर आसान है, तो फिर लोग यूके को, ऑस्ट्रेलिया को, कनाडा को, यूएस को प्रेफर क्यों कर रहे हैं? एक तो प्रॉब्लम आ गई लैंग्वेज, कि यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज। अब लोग नॉर्वे से क्यों भागते हैं? सिर्फ वन रीज़न है, लैंग्वेज, कि वहाँ जाके नॉर्वेजियन लैंग्वेज करनी पड़ेगी। अदरवाइज नॉर्वे इज़ वे टू 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 गुड ऑप्शन एज़ कम्पेयर टू यूके और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन लोग फिर भी यूके जाते हैं। दे नो द सिचुएशन इज़ देयर, दे नो दे हैव टू वेट 1 more year फॉर वेस्ट पैप, और भी बहुत से प्रॉब्लम है, बट स्टिल वो जाते हैं। क्यों जाते हैं? लैंग्वेज से भाग के। तो अगर तो आपके माइंड में लैंग्वेज का बैरियर है, तो आप एक दफ़ा भी जर्मनी का नहीं सोचना। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कर जाओगे, और कर जाते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। लोग 25-30 साल जर्मन में गुजार लेते हैं, जापान में चले जाते हैं लोग, उनकी लैंग्वेज सीख लेते हैं, ये तो फिर जर्मन है। तो ये सारी चीज़ें, एक तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। दूसरा मेजर प्रॉब्लम जो कि आपको तब पता चलता है जब आप जर्मनी के आधे प्रोसीजर में आ जाते हो, कि आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। आप एम्बेसी में अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर देते हो। अब अपॉइंटमेंट्स ओपन होती हैं, आपने जब अप्लाई करा ना, आपको यूनिवर्सिटी को ना कोई लेटर भेज दिया, सपोज करो आपने लैंग्वेज के लिए अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी ने आपको लेटर भेज दिया। अब वो लेटर जो है, आपने उसके ईमेल के अंदर एक लिंक होता है जिसमें आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। अब आपने अपॉइंटमेंट बुक कर ली, अब आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो बहुत डिलेड आती है। पाकिस्तान में पिछले तकरीबन 2 साल से जर्मन स्टूडेंट्स सफ़र ही इस वजह से कर रहे हैं कि अपॉइंटमेंट्स के इशू हैं। वो क्या करते हैं, जिनका जीपीए 3.8, 3.7, 3.9 इस रेंज में है, उनको अपॉइंटमेंट्स पहले मिलती हैं। जिनका जीपीए 3.6 है, 3.5 है, उनको अपॉइंटमेंट्स लेट मिलती हैं। इस सब के दौरान अगर आपने आइल्स किया हुआ है,
तो वो एक प्लस पॉइंट है, नहीं किया हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपने B2 लैंग्वेज टेस्ट तो करना ही करना है जर्मनी का। अब आगे बात की अपॉइंटमेंट का क्या जुगाड़ है। कुछ ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जिनके एम्बेसी में जिनका हाथ पड़ता होता है, जो कि ब्रोकर्स होते हैं, जो कि आपसे 5-6 लाख रुपया लेंगे, उसमें आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट जल्दी निकाल के ला देंगे। लेकिन अगेन इसमें रिस्क है। रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क यही है कि वो आपके पैसे लेके भाग जाएगा। तो जो है, आप अगर नेचुरल वे में ही प्रोसीजर करके सुकून से बैठ जाएं, जब आपका नंबर आ जाएगा तो आप जर्मन चले जाएंगे। हो सकता है 1 साल में आ जाए, हो सकता है 1.5 साल में आ जाए, हो सकता है 2 साल में अपॉइंटमेंट मिले। लेकिन ऑन एवरेज 11 से 15 महीनों पे ही बात जा रही है, 11 से 18 महीनों पे बल्कि। तो साल से 1.5 साल के दरमियान का टाइम लगता है। अदरवाइज़ जर्मन जाने का टोटल जो ख़र्चा है वो आपका हार्डली 8 से 10 लाख भी नहीं है, और आप वहाँ पे एज जर्मन फार्मासिस्ट काम कर सकते हो। ओनली इफ़ यू कैन वेट ऑल दिस टाइम, के सारे टाइम आप वेट कर सकते हो तब। सो दिस वाज ऑल अबाउट जर्मनी। एंड वन मोर थिंग, द लास्ट थिंग इज़ के आई एम नॉट एन ऑफिशियल कंसल्टेंट फॉर एनी कंट्री। लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं हमारा ये वाला प्रोसीजर अब आगे नहीं हो रहा, आप क्या करें? तो आई हैव गिवन ऑल द लिंक्स। आप उनकी कम्पिटेंट जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ईमेल लिखें, वो रिप्लाई करते हैं। ये आपका कसूर है कि आप ईमेल नहीं करते। दे आर देयर टू रिप्लाई, वो रिप्लाई करते हैं। बहुत से लोगों को रिप्लाई किए हैं। इवन बहुत से लोग थे, उन्होंने सऊदी अरेबिया के जो है फार्मास्यूटिकल काउंसिल, उसको ईमेल्स की, उन्होंने रिप्लाई किया। हर जगह से आपको रिस्पॉन्स प्रॉपर मिलता है, लेकिन आपको हौसले से ईमेल लिखनी पड़ती है। हम लोग कहते हैं अच्छा ये नहीं हो रहा, किसी से पूछ लेते हैं। बाहर ये सब नहीं चलता, बाहर ईमेल वाला सिस्टम ही है। तो बजाय इसके कि मुझे भी बहुत से लोग पूछते हैं अच्छा ये नहीं हो रहा, क्या करें? सो आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू गाइड। मैंने आपको सिर्फ प्रोसीजर सिंप्लीफाइड करके बता दी हैं। ये वो चीज़ें जो कि शायद आप खुद सर्च करने बैठते तो कई दिन लग जाते, या फिर उस तरह से उतनी डिटेल में ना पूछ पाते या ना कर पाते। तो मैंने बस वो चीज़ें आपको सिंप्लीफाई करके दी हैं। बाकी इन शॉर्ट, दौड़ अपनी अपनी है, पहुँचते वही लोग हैं जिनको दौड़ना आता है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर जर्मनी। आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट चॉइस। अब तक की सबसे बेहतरीन चॉइस अगर मैं बात करूँ तो जर्मनी है। बट अगेन, अगर आप वेट कर सकते हो 1.5 साल अपॉइंटमेंट का तब, और आपके माइंड में लैंग्वेज बैरियर नहीं है तब, यू कैन अर्न अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री। प्लस ये कि जर्मन में लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो सस्ता है। लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, लेकिन जो कॉस्ट है वो लो है। तो आपके पैसे बच जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ एज अ फार्मासिस्ट। तो ये वाली कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच। For any queries, join us on our social media sites.